हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 में डिस्कस कर चुका हूं पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर आप देखें। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ड होती है ऑस्मोसिस कंसेप्ट के ऊपर। तो इसमें ऑस्मोसिस की जो कंसेप्ट है वो आपको आनी चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आपको पता है फ्लो होता है सोलवेंट पार्टिकल्स का। आप देखिए डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन फिर बता देता हूँ आपको। डायग्राम से आप पहले समझिए कंसेप्ट को, उसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे इसकी। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ये डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा होगा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम मैंने लिखा हुआ है। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हमने इधर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है, इधर भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ऊपर का लेवल भी सेम कर दिया आपने, मीन्स जितना वॉल्यूम इधर है उतना ही वॉल्यूम उधर कंटेनर में। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए 0.5 मोलर और यहाँ पे 1 मोलर। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की किधर ज्यादा हुई? उधर ज्यादा हुई सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। और सॉल्वेंट की किधर ज्यादा है? जिधर सॉल्यूट की ज्यादा है उधर सॉल्वेंट की क्या होगी? कम। तो उधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, मींस मोलरिटी की कंसेप्ट आपने देखी हुई कि 1 मोल डिजोल्व, 1 मोलर का मीनिंग क्या हो गया? 1 मोल डिजोल्व इन 1 लीटर। और यहाँ पे क्या हो गया? 0.5 मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का from higher solvent concentration, flow of the solvent particles from higher solvent concentration to the lower solvent concentration। अब higher solvent concentration किधर है? इस साइड में, जिधर ये solution की concentration कम है, जिधर solute कम है उधर solvent ज्यादा है। तो from higher solvent concentration towards lower solvent concentration, this flow of the solvent particle is called osmosis। ये देखिए एरो से मैंने लिखा हुआ है solvent particles का फ्लो है उधर, इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसी को आप ऑस्मोसिस कैसे बोल सकते हो? फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, और फ्रॉम लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, या आप बोल दीजिए फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, समझ में अगर आपको आ गई तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो यही बात आपको लिखनी होती है। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। अब आप सोच के देखिए, ये फ्लो हो रहा है सोलवेंट पार्टिकल्स का थ्रू दिस एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। हमारी किडनी है, किडनी आपको पता है लिक्विड को फिल्टर करती है हमारी बॉडी के अंदर, और कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल देती है, और जो यूजफुल चीजें उसको रख लेती है। तो किडनी के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारी क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ये आप देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी हुई है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इस में से जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, ऑस्मोसिस होगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होगा? एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फेस सम प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड osmotic pressure. So the pressure exerted on the semi-permeable membrane due to flow of the solvent particles during osmosis is called osmotic pressure. या दूसरी तरह से बता सकते हैं आप इसको। मान लीजिए इस फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल को जस्ट स्टॉप करना आपने फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल को जस्ट क्या करना है? स्टॉप। तो आप इस साइड में, इस साइड मतलब जिधर सोलवेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिस साइड से इधर इधर जा रहे हैं, तो इस साइड में, इधर सॉल्यूशन साइड बोलते हैं इसको। तो जिधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, उस साइड में हमें मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे सो दैट फ्लो ऑफ दीज सॉल्वेंट पार्टिकल गेट स्टॉप।
just stop. And this extra pressure is called osmotic pressure. So the minimum extra pressure which is required, to stop the flow of solvent particles, during osmosis is called osmotic pressure. अगर हमने इस फ्लो को जस्ट स्टॉप करना है तो हमें एक मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए. उस मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. पाई से हम इसको डिनोट करते हैं. और ऑस्मोसिस के बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोसिस. जो ऑस्मोसिस कंसेप्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कंसेप्ट है, उसके बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसे कोई भी 2 सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो. तो कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा. उनको क्या बोलेंगे? हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन. और हमारे ब्लड में आपको पता है जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगते हैं ब्लड के अंदर. तो अगर आप उसमें कभी रीड करके देखें या डॉक्टर से पूछें तो आपको बताएगा कि उसमें बोतल के ऊपर भी लिखा होता है 0.9% सलाइन सॉल्यूशन. तो जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस हैं वो 0.9% सलाइन सॉल्यूशन में लगते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 0.9% सलाइन सॉल्यूशन का आइसोटोनिक होता है. क्योंकि अगर हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप इंजेक्शन लगा देंगे तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? द सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक फॉर द ब्लड. इसी तरह से हाइपोटोनिक है. तो ये कंपैरेटिव टर्म्स है तीनों सॉल्यूशंस जो है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक क्या हो गया? जिसकी कंसंट्रेशन कम हो. द सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर is called hypotonic solution. For example, 0.5% sodium chloride is hypotonic for the blood. हमारे ब्लड के लिए 0.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या होगा? द सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो दूसरे से, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो. हैविंग हायर कंसंट्रेशन, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन दूसरे से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया जैसे 1.5%, 2.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया आपने, इज हाइपरटोनिक फॉर आवर ब्लड. हमारे ब्लड के लिए हाइपरटोनिक होता है. तो ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की कंसेप्ट आई होप आपको पता लग गई है अभी. तो इनकी क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बारे में और बता देता हूँ आपको. तो देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमने किए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक. अब मैं एक छोटी सी इसमें एप्लीकेशन हम कर लेते हैं इसकी. देखिए कैसे हमें इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगते हैं, तो अगर वो आइसोटोनिक ना हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसके बारे में आप अंडरस्टैंड करिए. वैसे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये. आप देखिए हमारे पास आरबीसी है, मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जो कि 0.9% सलाइन सॉल्यूशन के इक्वल आइसोटोनिक है. हमने क्या किया? इसको डिप कर दिया किसमें? 0.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, जो कि हाइपोटोनिक होगा. कैसा है? हाइपोटोनिक इसके लिए. तो हाइपोटोनिक होगा तो क्या होगा? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज्यादा है और आरबीसी में कम है. तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे. तो धीरे धीरे जो आरबीसी है, जो ब्लड सेल्स है, वो स्वेल कर जाएंगे और स्वेल करके क्या कर सकते हैं? ब्रस्ट कर सकते हैं. तो दैट कैन क्रिएट ड्रास्टिक प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम. फिर ये देखिए आप दूसरे केस में वही हमने आरबीसी सेल ली, लेकिन अब हमने सॉल्यूशन क्या लिया? 1.5% सलाइन सॉल्यूशन ले लिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लिया. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? अब यहाँ आरबीसी के अंदर सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड सेल में सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड में कम है. अब क्या होगा? बाहर, अंदर से बाहर की तरफ आएगा सोलवेंट पार्टिकल. देखिए ये एरो दिखाई दे रही है आपको, अंदर से बाहर की तरफ, तो श्रिंक कर जाएगा. और इसी श्रिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं या वीपिंग बोलते हैं. सिंथेसिस या वीपिंग. और ब्लड सेल अगर श्रिंक कर गई तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म, अगर वो ब्रस्ट कर गई तो भी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म. तो आपको पता है ऑक्सीजन से ही हम
हमारी लाइफ सस्टेन करती है, हम जिंदा रहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे ब्लड सेल्स की खत्म होगी और सारी ब्लड सेल खत्म होगी तो इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के इंट्रावेनस इंजेक्शन देने से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का हम फॉर्मूला कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। सी क्या है यहाँ पे, मोलर कंसंट्रेशन है, और टी क्या है, टेम्परेचर है केल्विन में। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएं तो ये आ जाएगा आर। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी है मोलर कंसंट्रेशन, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब सी मोलर कंसंट्रेशन हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन हो गया आपके पास। अगर केल्विन में नहीं है तो उसको चेंज कर लेंगे आप। और C इज इक्वल टू क्या होता है, N बाई V, या N2 बाई V भी लिख सकते हैं आप इसको। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है, और V है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो N की जगह क्या लिख सकते हैं आप, W2 बाई M2 लिख सकते हैं। N की जगह W2 बाई M2। N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो W2 बाई M2 लिख दिया हमने। तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। C की जगह हमने रख दिया N बाई V, तो ये फॉर्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू N बाई V इंटू आर टी। और N की जगह W2 बाई M2 रख दिया हमने, तो क्या आ गया, W2 आर टी डिवाइडेड बाई M2 इंटू V। W2 आपके पास क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ द सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें डायग्रामेटिकली भी पूछ लेते हैं और वैसे भी एप्लीकेशन में पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है हमारे डेली लाइफ में रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरओ बोलते हैं। आरओ सिस्टम हमारे घरों में लगे हुए हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वो इसी टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। आप देखिए इस डायग्राम को, मैंने डायग्राम बनाया है, उसको समझिए आप। यहाँ पे एक कंटेनर हमने ले लिया, ये इसके बीच में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको पता है जो आरओ सिस्टम हमारे घर में होता है उसमें एक मेम्ब्रेन लगाते हैं हम, जो वर्कर्स होते हैं वो जो इंस्टॉल करने आते हैं वो एक मेम्ब्रेन उसमें लगी होती है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन लगी हुई है इसके अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी से वो चलता है, आपको पता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो बटन है आरओ को ऑन करते हैं उसको, तो क्या होता है, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। आप देखिए इसमें दो साइड हो गई, एक साइड में यहाँ पे डर्टी वाटर है, मीन्स टैप से सीधा वाटर आ रहा है, टैप से क्या आ रहा है, सीधा वाटर आ रहा है। दूसरी साइड में प्योर वाटर है। अब नॉर्मली जब ऑस्मोसिस होगी तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली जब ऑस्मोसिस होगी तो फ्लो होगा सोलवेंट पार्टिकल्स का किधर, प्योर वाटर से डर्टी वाटर की तरफ। मतलब हमारा जो प्योर वाटर है वो भी डर्टी हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने तो डर्टी वाटर को प्योर में चेंज करना है। अगर उसमें सॉल्ट वगैरह तो उनको निकालना है हमने, ज्यादा सॉल्ट अगर है तो, ग्राउंड वाटर है, बहुत ज्यादा अनवांटेड सॉल्ट मिले हुए हैं उसमें, और दूसरी इम्प्योरिटीज मिली हुई है, अनडिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज या और दूसरी इम्प्योरिटीज। तो हम क्या करते हैं उसको, फिर हमने क्या किया, जो डर्टी वाटर साइड है या जिसको हम सॉल्यूशन साइड बोलते हैं, सॉल्यूशन साइड में प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया हमने, P इज ग्रेटर देन पाई। So when pressure greater than osmotic pressure is applied, अगर इक्वल टू osmotic pressure होगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल गैस स्टॉप्ड, जिसको हम osmotic pressure बोलते हैं। अब हमने क्या किया, प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure लगाया, तो जैसे ही प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure लगेगा, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल गेट रिवर्स्ड, तो ऑस्मोसिस का रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा उसका, रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल गेट रिवर्स्ड, और इस डर्टी वाटर में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर आ जाएंगे, और सारे जो डस्ट पार्टिकल और दूसरी जो इम्प्योरिटीज है वो उधर रह गई मेम्ब्रेन के उधर। तो प्योर वाटर हमारे पास आ गया, सिर्फ प्योर वाटर। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मिनरल्स भी बहुत कम हो जाते हैं, मिनरल्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, और हमारी बॉडी को चाहिए मिनरल वाटर। हमें सिर्फ H2O नहीं चाहिए, हमें मिनरल वाटर चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए साथ में। तो अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट में मिनरल्स उसमें ऐड कर दें तो ये वाटर हमारे लिए पीने के लिए बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से हम आरओ सिस्टम हमारे घरों में लगे हुए हैं, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या आती है हमने, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड
ऑन द सॉल्यूशन साइड कौन सी है, हैविंग लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, जिसकी सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है, देन फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स गेट रिवर्स्ड एंड इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और किसमें यूज होती है, इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर की प्यूरिफिकेशन में, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में यूज होती है। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 मैंने डिस्कस कर ली है। 4 पहली कौन सी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कौन सी थी आज जो मैंने अभी बताई, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की सारी कंसेप्ट हमने की है। इनके फॉर्मूले, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले आप जो भी कॉपी या नोट, जहां नोट्स आपके जो बनाते हैं आप, तो या तो कॉपी के जहां भी चैप्टर आपने शुरू किया उस चैप्टर के शुरू में 1-2 पेज आप रखिए या लास्ट में आप रखिए, ताकि आप फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मेन पॉइंट्स हैं उसके, और जो फॉर्मूले हैं वो वहां पे लिखिए रिवीजन के लिए। अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। तो देखिए अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल 2.6 है। 2.4 तक मैंने कंटिन्यूसली बता दिया था। 5th जो क्वेश्चन है 2.5 वो एक्सरसाइज का एनसीईआरटी में, वो 4th जैसा ही है, तो आप उसको ट्राई कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिख सकते हैं। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ, देखिए हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर। 1 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ, मिक्सचर किसका, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कंटेनिंग इक्विमोलर, तो हमारे पास इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। तो आपने क्वेश्चन समझना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं एम्फसाइज करके इसको अच्छे से समझा रहा हूं आपको। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl, मीनिंग ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि हमें कितना मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl चाहिए, सो दैट कंप्लीट रिएक्शन हो जाए किसके साथ, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो जब भी आपको क्वेश्चन करना हो, न्यूमेरिकल करना हो, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी है पहले कि कैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपसे पूछा हुआ है, कौन सी आप कंसेप्ट उसमें लगा सकते हैं। तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इसके दिए हुए हैं और 1 ग्राम मिक्सचर दोनों का दिया हुआ है। तो हम 2-3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका मास निकाल के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए कैसे हम करते हैं। हमने मान लिया ये 1 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, तो दोनों में से किसी को भी आप x मान सकते हैं। अगर इसको x मानेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, अगर इसको आप x ग्राम मानेंगे तो ये 1 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा। तो आपने मान लिया लेट मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू x ग्राम। तो मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स ग्राम। आपके पास ये हो गया। अब मोलर मास निकाल लीजिए दोनों का मोलर मास निकालिए। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास, सोडियम का 23 होता है तो 46 हो गया, 2 मोल्स आपके पास है, 2 सोडियम है। कार्बन का 12 हो गया आपके पास, ये 48 हो गया, तो ये 106 आ गया। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको, 106 करके मैंने दिखा दिया, 106 ग्राम्स पर मोल, 106 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलर मास भी निकाल सकते हैं, ये आएगा 84 ग्राम्स पर मोल। तो आपने मोलर मास निकाल लिया दोनों का मास हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इनके मोल्स निकाल लेंगे। वैसे हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, एक्स हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के मोल्स निकाल के इक्वल पुट कर देंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। मैंने जो बताया समझ में आया आपको। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स आ गया तो फिर मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और जो स्टेटमेंट है देखो, इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, की दोनों के इक्वल मोल्स हैं। एक्स की वैल्यू, एक्स और 1 माइनस एक्स को इनके मोल्स से डिवाइड कर देंगे, इनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएंगे और उनको इक्वल पुट कर देंगे हम, तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। देखिए कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हो गया x डिवाइडेड बाय 106।
और ये किसके इक्वल है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और वो किसके इक्वल है? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। ये आई होप आपको स्टेटमेंट से हमने कर लिया। इक्वल मोल्स है, एज बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? x अपॉन 106 मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। x की वैल्यू को इधर ले आइए, 106 को उधर रखिए आप, तो 190x हो गया आपके पास इक्वल टू 106। तो ये क्या आ गया आपके पास वैल्यू? x की वैल्यू क्या आई बताइए आप? x आ गया आपके पास 106 डिवाइडेड बाय 190 ग्राम। मास आ गया। ये किसका मास आया? ये मास आ गया आपके पास, मास ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। अब मोल्स निकाल लीजिए आप। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का आप मास निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 में से इसको माइनस कर दीजिए x को, ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा। जो मास आया सोडियम कार्बोनेट का ये x दैट इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 90 ग्राम। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इसको 1 में से माइनस कर दोगे, जैसे मैंने बताया। 1 में से माइनस करोगे तो 84 बाई 190 आएगा। नॉर्मली उसकी जरूरत भी नहीं हमें पड़ेगी। तो अगर आपको एक्चुअल मोल्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 106 डिवाइडेड बाय 190। क्या करते हैं हम? मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो ये मास है, ये मास है हमारे पास, इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये आपको पता है 106 है इसका मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का। ये क्रॉस हो गया तो ये आपके पास आ गया 1/190 मोल्स आ गए सोडियम कार्बोनेट के। और यही मोल्स किसके इक्वल है? सोडियम बाइकार्बोनेट के इक्वल है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि दोनों के इक्वल है, बोथ हैव इक्विमोलर मोल्स, इक्विमोलर्स हैं, दोनों इक्विमोलर्स हैं। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के 1/190 मोल्स आ गए। तो पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। ठीक है, अब आप देखिए कंप्लीट रिएक्शन होनी है HCl के साथ, तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं कि कैसे कंप्लीट रिएक्शन होगी दोनों के साथ। रिएक्शन का पर्पस क्या है? ताकि हमें स्टोइचियोमेट्री से ये पता लग जाए कि HCl के मोल्स कितने चाहिए। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स 1/190 के साथ रिएक्शन करने के लिए HCl के कितने मोल्स चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मोल्स तो पता लग गया हमें, HCl के नहीं। तो बैलेंस्ड रिएक्शन आप लिखेंगे इसमें, तो ये आपके पास हो गया। देखिए तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड आ गया 2 मोल्स, 1 मोल इसके साथ 2 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे हैं। वाटर मिल गया हमें और साथ में क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स आ रहे हैं। अब थोड़ा सा गैप देके मैं नीचे और लिख देता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन HCl की, तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 मोल है तो HCl का भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी इसमें, ब्रिस्क रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए आप, इसके 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स हैं, इसके 1 मोल है तो इसका 1 मोल है। और इसका कितने मोल्स थे आप देखिए 1/190, तो इसके कितने मोल्स आएंगे हमारे पास जो रिक्वायर्ड है? 2/190। तो ये चीज आपने निकाल ली यहां से। 2/190 कैसे आया? इससे डबल है ये HCl जो रिक्वायर्ड है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, कंप्लीट रिएक्शन। और ये कितना है? 1/190 मोल्स। तो इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड है? ये 1 है तो ये भी 1 रिक्वायर्ड है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। स्टोइचियोमेट्री यही तो बताती है हमें, क्लास 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये भी 1/190। तो आप देखिए हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितने आ गए? इस रिएक्शन का फायदा क्या हुआ? हमें पता लग गया टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड 2/190 प्लस 1/190, तो 3/190 टोटल मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा। और 3/190 को हम मोलरिटी अगर मान लें तो 1 लीटर सॉल्यूशन में वो मिलेगा। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन HCl का उसकी मोलरिटी तो 3/190 नहीं है, उसकी कितनी है? 0.1 मोलर। मींस हमें कितना वॉल्यूम 0.1 मोलर HCl का चाहिए। तो फिर हम मोलरिटी इक्वेशन लगाएंगे वो निकालने के लिए। सो टोटल मोल्स
of HCl needed for complete reaction total moles of HCl needed for complete reaction कितना हो गया बच्चों 2/190 plus 1/190 is equal to 3/190 ये आ गया आपके पास दिस प्लस दिस दोनों ऐड कर दिया हमने। अब क्या करेंगे हमने एंड लेट दिस बी मोलैरिटी इसको मान लिया हमने लेट दिस बी मोलैरिटी मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम हमें चाहिए अगर इतनी मोलैरिटी का आपके पास HCl होता तो उसके 1000 मिलीलीटर चाहिए थे कंप्लीट रिएक्शन के लिए। इसका मीनिंग ये हो गया अगर आपके पास HCl इतनी मोलैरिटी का है लेट भी मोलैरिटी का मीनिंग क्या हुआ मैं क्लियर करता हूं अगर किसी को डाउट हो। हमने इसको मोलैरिटी माना इसका मीनिंग क्या है कि इतने मोल्स आपको चाहिए। अगर इतनी मोलैरिटी आपके पास है तो इट मींस इस मोलैरिटी का सॉल्यूशन आपको HCl कितना चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1000 मिलीलीटर 1 लीटर। लेकिन हमारे पास इतनी मोलैरिटी का है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.1 मोलर HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए उसके लिए हम ये मोलैरिटी इक्वेशन लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसी चैप्टर में मैंने मोलैरिटी इक्वेशन आपको कराई थी। इधर भी HCl है इधर भी HCl आपके पास। पहले मोलैरिटी कितनी है इसकी हमने जो मानी है 3/190 वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर बिकॉज इफ दिस इज मोलैरिटी देन दीज मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर मोलैरिटी हमारे पास कितनी है 0.1 मोलर और वॉल्यूम हमने निकालना है वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम आपका आएगा ये आंसर होगा आपका। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो V2 आपके पास वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना हो गया आपके पास 3190 ये नीचे आ जाएगा हमारे पास अपॉन 0.1 नीचे आ गया तो ये आपके पास ऊपर 10 चला गया। एक तरह से ये क्रॉस करेंगे आप या ये आगे लिख देंगे हम ये आपके पास हो गया 30,000 हो गया अपॉन 190 ये क्रॉस कर दिया हमने तो ये आ गया आपके पास 3000 डिवाइडेड बाय 19 मिलीलीटर। और इसको आगे आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं। इतना वॉल्यूम चाहिए आपको HCl का कंप्लीट रिएक्शन के लिए। और कितनी मोलैरिटी का HCl है वो 0.1 मोलर। तो एक बार फिर से मैं क्विकली बता देता हूं हमने क्या किया इस प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एक तरह से। पहले पार्ट में हमने क्या किया दोनों के मोल्स दोनों का मास मान लिया x। अगर ये x है सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 - x हो गया। मोलर मास फॉर्मूले से निकाल लिया। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स x और 1 - x से निकाले उनको इक्वल पुट कर दिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स हैं। तो वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। जैसे ही x की वैल्यू कैलकुलेट होती है एक्चुअल मोल्स निकाल लीजिए आप। एक्चुअल मोल हो गए 1/190। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए उससे हमें पता लग गया 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ HCl। तो अगर ये 1/190 है तो ये 2/190 ये 1/190 है तो ये भी 1/190। तो टोटल मोल्स हमारे पास हो गए 3/190। तो 3/190 आपके पास मोल्स टोटल चाहिए HCl के उसको हमने मोलैरिटी मान लिया उसको 1 लीटर में डिसोल्व कर दिया तो ये मोलैरिटी हो गई आपके पास। तो अगर आपके पास 3/190 मोलर HCl सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए उसका टोटल कंप्लीट रिएक्शन के लिए। लेकिन हमारे पास मोलैरिटी कितनी है HCl की 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी इक्वेशन लगा दी हमने तीसरे पार्ट में। मोलैरिटी इक्वेशन लगाई वैल्यूज पुट कर दे इधर भी HCl इधर भी HCl। वैसे मोलैरिटी इक्वेशन में नीचे क्या आता है N1 और N2 आता है या मल्टीप्लाई करते हैं E1 और E2 से अगर आपके माइंड में डाउट हो इससे रिलेटेड। लेकिन क्योंकि दोनों साइड HCl है तो दोनों n फैक्टर सेम है तो वो क्रॉस हो जाएगा इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा यहाँ। तो ये आपके पास 3/190 इंटू 1000 मिलीलीटर ये आपके पास मोलैरिटी और ये वॉल्यूम। तो इतनी मोलैरिटी का कितना वॉल्यूम ये वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया 3000 डिवाइडेड बाय 19 मिलीलीटर। इसको आप आगे फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हैं तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आई होप कि आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन और हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है आपके एक्सरसाइज में
the partial pressure of the ethane over a solution containing 6.56 into 10 raised to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. Means इथेन का मास दिया हुआ है और उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है. इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ इथेन, अब सेकंड केस दे दिया दूसरा पार्ट इसका. इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस ग्राम ऑफ इथेन, पहले 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3 था, अब है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ इथेन. देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. अब प्रेशर निकालना है तो हम इसके दो केसेस बना लेंगे. आपको आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा क्वेश्चन समझने के बाद कि ये कौन सी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है. और हेनरीज लॉ में दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, W इज इक्वल टू KHP. या दूसरा हमने किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल टू KHX. तो ये देखिए पहला फॉर्मूला हमने लगा दिया. ये मास हो गया हमारे पास इतने ग्राम. केस नंबर 1 हमने ले लिया. मास ऑफ द इथेन दिस ग्राम 6 इंटू 6.56 इंटू 10 की पावर माइनस 3. पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया हुआ देखिए आप 1 बार. तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, मास इंटू हेनरीज कांस्टेंट इंटू प्रेशर. तो यहां से हम हेनरीज कांस्टेंट निकाल रहे हैं. ये आपके पास मास है, ये प्रेशर है, तो ये आपके पास हेनरीज कांस्टेंट आ गया. अब केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे. केस 2 क्या है, जब आपके पास मास चेंज हो गया. अब मास देखिए इथेन का कितना है. नाउ मास ऑफ इथेन इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ग्राम. और आपको निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन. यू हैव टू कैलकुलेट. तो कितना इजी है आप देखिए. एक बार फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे. W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, KHP. तो अब हमने क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है. तो कैसे निकालोगे आप, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो गया आपके पास, W डिवाइडेड बाई KH. और KH हमने निकाला था पहले वाले उससे, देखो ये वैल्यू. और मास हमारे पास ये गिवन है. तो मास कितना हो गया, 500 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ये आपके पास मास हो गया. और KH की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू गिवन 6.56 जो हमने निकाली थी पहले वाले से माइनस 3. अब आप इसको सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे आप. अगर इसको लिखना चाहें आप तो ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2. अगर आप इसको भी माइनस 2 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.656 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं. ये क्रॉस हो जाएगा पूरा आपके पास. तो ये आपके पास हो गया देखो 5 डिवाइडेड बाई 0.656. ये पार्शियल प्रेशर इतना बार आ गया. अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं. फर्दर भी आपको सोल्व करना चाहिए इसको, नहीं तो ये फ्रैक्शन में आ गया. इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं आगे. तो ये आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन आप जरूर कर लें. तो ये पार्शियल प्रेशर आ गया किसका, इथेन का. किसका प्रेशर है, ये इथेन का प्रेशर आ गया. तो हमने क्या किया समझ गए हो गया. दो केसेस हमने माने. पहले केस में मास गिवन था, प्रेशर गिवन था, KH निकाल लिया. दूसरे केस में मास गिवन है, KH हमने पहले वाले केस से ले लिया. तो क्या निकालना है, प्रेशर निकाल लिया. तो प्रेशर आपके पास कैलकुलेशन करके ये आ गया. तो 2 बार हमने फॉर्मूला लगा दिया. तो ये हेनरीज लॉ के ऊपर ये न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन बेस्ड है. तो ये हमने 2-3 इसमें क्वेश्चन किए और जो कंसेप्ट हमने की, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगी. थैंक यू.